नमस्कार दोस्तों के जीके वाले पेपर में हम इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ विशेषताओं पर पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी और कुछ विशेषताएं रह गई थी जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम देखें। आज हम भारतीय संविधान की अगली विशेषता पर चर्चा करेंगे। अगली विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। आप जानते हो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। क्योंकि जहाँ भी संघात्मक शासन होता है वहाँ दो सरकारें होती हैं। तो भारत में भी केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है। दोनों सरकारें अलग अलग कानून बनाती हैं, लेकिन जो न्यायालय है वो एक ही प्रकार के हैं। यहाँ पे भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिडीय रूप में है और एकीकृत न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत में न्यायपालिका की संरचना इस प्रकार है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट उसके नीचे आते हैं। भारत में 24 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं। और उसके बाद में प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ये देश के प्रत्येक जिले में एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थित हैं। तो भारतीय न्यायपालिका पिरामिडीय संरचना में स्थित है। एकीकृत न्यायपालिका होने का मतलब ये है कि चाहे संघ सरकार के कानून हो या राज्य सरकार के कानून हो, दोनों ही कानून सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे या हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। चाहे दीवानी मामले हो, चाहे सिविल मामले हो, चाहे आपराधिक मामले हो, सभी मामले इन्हीं कोर्टों में सुने जाएंगे। चाहे सामान्य विधि का मामला हो, चाहे संवैधानिक विधि का मामला हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इसी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये नहीं होगा कि केंद्र सरकार की विधियों के लिए अलग न्यायालय है, राज्य सरकार की विधियों के लिए अलग न्यायालय है। ऐसा भारत में नहीं है। एकीकृत न्यायालय होने का मतलब यही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट हैं या जो ये हाई कोर्ट हैं, ये सभी प्रकार के मामलों को सुनते हैं। चाहे वो मामले केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, सिविल मामले हों, दांडिक मामले हों, संवैधानिक मामले हों या कोई सामान्य विधि का मामला हो। यानी भारत में एक ही प्रकार के न्यायालय हैं जो सभी प्रकार की विधियों की सुनवाई करते हैं। जबकि अमेरिका में न्यायपालिका एकीकृत नहीं है। वहाँ पे संघ सरकार के लिए अलग न्यायालय हैं, राज्य सरकार के लिए अलग प्रकार के न्यायालय हैं। इसलिए भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। दूसरी जो विशेषता है न्यायपालिका की वह स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को संविधान की रक्षक होने का दर्जा दिया गया है। न्यायपालिका संविधान की रक्षक होने के साथ साथ संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था भी है और न्यायपालिका के द्वारा व्यक्तियों के मूल अधिकारों का संरक्षण भी किया जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, आइए देखते हैं। न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों के कामकाज पर या उनके आचरण पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। संसद में भी न्यायाधीशों के आचरण पर कभी भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाँ, न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई महाभियोग का मामला हो, न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद में लंबित हो, उस पर चर्चा हो रही हो, तब तो न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा की जा सकती है। अन्यथा न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक लगाई गई है। इसी प्रकार न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार दिया गया है और न्यायाधीशों को रिटायर होने के बाद में वकालत करने पर भी रोक लगाई गई है। तो ये सारे जो प्रावधान हैं
ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। यानी वेतन संचित निधि से दिया जाता है, वेतन को कार्यकाल के दौरान कम नहीं कर सकते, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक लगाई गई है, आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती सिवाय उनके हटाने के प्रस्ताव के दौरान, और न्यायाधीशों की अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है, और न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद में वकालत करने पर रोक लगाई गई है। तो ये जो सारे प्रावधान हैं, ये सारे प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो लोगों के मूल अधिकारों का हनन होने से कोई रोक नहीं सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान नहीं हो सकता। तो इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र रखी गई है। इसके बाद में अगली विशेषता देखिए, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटेन में प्रचलित है, न्यायिक सर्वोच्चता का विचार अमेरिका में प्रचलित है। भारतीय संविधान में इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय किया गया है। संसदीय संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं होने के कारण संसद के द्वारा बनाई गई विधियां ही क्या होती हैं? सर्वोच्च होती हैं। संसदीय विधि सर्वोच्च होती है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान तो है ही नहीं। अगर संविधान होता तो संविधान की जो विधि होती वो सर्वोच्च होती, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, इसलिए ब्रिटेन में सर्वोच्च क्या होगा? ब्रिटेन में संसदीय विधियां ही सर्वोच्च होगी। और क्योंकि संविधान नहीं है, ब्रिटेन में मूल अधिकार भी नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाती है उस पर कोई रोक नहीं है। भाई जहां संविधान होता है वहां तो अगर संसद के द्वारा संविधान के विरुद्ध कोई विधि बना दी जाती है तो उस पर न्यायपालिका रोक लगा सकती है, न्यायपालिका उस विधि को अवैध ठहरा सकती है। लेकिन ब्रिटेन में संविधान है ही नहीं, इसलिए ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाई गई विधि पर कोई रोक नहीं है। इसलिए ब्रिटेन में क्या है? संसदीय संप्रभुता का विचार पाया जाता है, क्योंकि जो विधि संसद ने बना दी वो ही सर्वोच्च है। इसी का अर्थ है संसदीय सर्वोच्चता का विचार। और दूसरा जो विचार है वो है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता का विचार अमेरिका में प्रचलित है। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है उसमें न्यायपालिका विधि की उचित प्रक्रिया नामक सिद्धांत का प्रयोग करती है। न्यायपालिका कौन से सिद्धांत का प्रयोग करती है? विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया का अर्थ है कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है। विधि की उचित प्रक्रिया में न्यायपालिका प्रक्रिया ही नहीं देखती है, बल्कि उस कानून का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज वो कानून समाज के लिए उचित है या अनुचित है, सही है या गलत है, इन सभी चीजों को न्यायपालिका देखती है। इसके कारण अमेरिका में न्यायपालिका को बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यायिक सर्वोच्चता। तो भारत में इन दोनों सिद्धांतों के बीच में समन्वय किया गया है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। आप जानते हो भारत में लिखित संविधान है, और लिखित संविधान होने के कारण भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान ही सर्वोच्च है। और संसद के द्वारा बनाई गई विधि भारत में सर्वोच्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर संसद इस संविधान के विरुद्ध कोई विधि का निर्माण कर देता है तो न्यायालय उसको अवैध ठहरा देता है। इसलिए
जितनी शक्तियां ब्रिटिश संसद को हैं उतनी शक्तियां भारतीय संसद को नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद पर रोक कौन लगाता है? ये लिखित संविधान लगाता है। भारतीय संसद पर रोक कौन लगाता है? संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो भारतीय संसद पर सर्वोच्चता पर रोक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर संसद के द्वारा ऐसे किसी कानून का निर्माण किया जाए जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसको अवैध ठहरा देगी, तो इसका मतलब संसद सर्वोच्च नहीं हुई। और तीसरा कारण है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। तो अब अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल हो तो भी न्यायालय उस कानून को अवैध ठहरा सकता है। तो इन सभी मामलों को देखने पर यह पता चलता है कि भारत में जो संसद के द्वारा विधियां बनाई जाती हैं वो सर्वोच्च नहीं है। इसलिए भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। भारतीय संसद की शक्तियां ब्रिटिश संसद से कम है। और दूसरा जो सिद्धांत है न्यायिक सर्वोच्चता का, भारतीय उच्च न्यायालय की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियां भी अमेरिका के न्यायालय से कम हैं, क्योंकि अमेरिका के न्यायालयों के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के लिए विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। भारत में कौन सी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ यह है कि संसद के द्वारा जो कोई भी कानून बनाया जाता है और न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकती है, तो न्यायपालिका क्या देखती है कि संसद ने जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करके कानून बनाया है या प्रक्रिया का उल्लंघन करके कानून बनाया है। तो भारत में न्यायपालिका क्या देखती है? प्रक्रिया को देखती है। अमेरिका में न्यायपालिका क्या देखती है? जो विधि बनी है वो सही बनी है या गलत बनी है, उचित है या अनुचित है। अगर भारत में विधि बनाने की प्रक्रिया का पालन किया है तो न्यायपालिका उस विधि को अवैध घोषित नहीं कर सकती। इसलिए जहां विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वहां पे न्यायालय की शक्तियां विस्तृत हो जाती हैं। न्यायालय के पास पुनरावलोकन का अधिकार विस्तृत हो जाता है। और जहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिद्धांत को काम में लेते हैं वहां पर न्यायपालिका की शक्तियां न्यायिक पुनरावलोकन की कम रहती हैं इसके बजाय। इसलिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम शक्तियां रखता है और भारतीय संसद ब्रिटिश संसद से कम शक्तियां रखता है। दोनों के बीच में समन्वय किया गया है। तो ये भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं हैं कि संसद अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके संविधान में संशोधन कर सकती है और न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो संसद के द्वारा संविधान के विरुद्ध विधियों का निर्माण किया गया है उन विधियों को वो अवैध ठहरा सकती है। तो इस प्रकार भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में समन्वय किया गया है। फिर देखो अगली विशेषता है कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार के संविधान हमारे सामने आते हैं। पहला लचीला संविधान और दूसरा है कठोर संविधान। लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता है। अगर संविधान में संशोधन करना हो तो किस प्रकार का बहुमत काम में आएगा? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत।
और कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब भारत का जो संविधान है उसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। इसका कारण क्या है? जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा में ये बहस उठी कि भारत का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लचीली बनाई जाए या कठोर बनाई जाए। तो दो प्रकार के मत हमारे सामने आते हैं। पहला मत है जवाहरलाल नेहरू के HV कामत, जवाहरलाल नेहरू HV कामत और महावीर त्यागी का। ये विद्वान ऐसा मानते हैं कि संविधान को लचीला होना चाहिए, क्योंकि समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में बदलाव होता रहता है और संविधान को अगर हम कठोर बना देंगे तो बदली हुई परिस्थितियों के वो अनुकूल नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए कि वो जड़ के रूप में हो जाए, उसको बदला ही नहीं जा सके, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में तो बदलाव आता है। इसलिए ये विद्वान चाहते थे कि संविधान में संशोधन का जो तरीका हो वो लचीला तरीका हो। और दूसरे प्रकार के जो विद्वान हैं, जिसमें KT शाह है, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, AK अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये विद्वान ऐसा मानते थे कि संविधान में संशोधन के लिए कठोर प्रक्रिया होनी चाहिए। इनका इसलिए मानना था कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार भी रखे गए हैं, इसलिए कोई जल्दी जल्दी उनमें आसानी से परिवर्तन नहीं कर सके। इसलिए ये विद्वान चाहते थे कि भारतीय संविधान में संशोधन का कठोर तरीका अपनाया जाना चाहिए। तो अब क्या किया जाए? दोनों में विवाद तो हुआ। तो आप जानते हो भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो एक तरीका काम में लिया गया था, समायोजन का सिद्धांत, समायोजन और सहमति का सिद्धांत। तो इन दोनों प्रकार के विचारों में समायोजन किया गया और दोनों ही प्रकार संविधान संशोधन के लिए काम में लिए जाने लगे, जिसको क्या बोलते हैं? फुलटन पद्धति। फुलटन पद्धति भारतीय संविधान संशोधन की पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि फुलटन एक कनाडा के राजनीतिज्ञ थे। उनका ये मानना था कि संविधान में संशोधन के अनेक तरीके हो सकते हैं, कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। तो इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति को क्या बोलते हैं? फुलटन पद्धति बोलते हैं, जिसका अर्थ है कि संविधान में संशोधन के अनेक तरीके हो सकते हैं। तो इन दोनों प्रकार के विचारों में समन्वय करके दोनों ही चीजें संविधान में रख ली। तो आइए अब देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो आसानी से संशोधित हो सकते हैं और कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो जिनमें संशोधन करने के लिए कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो पहला जो तरीका है वो है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होना। तो साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को देखते हैं। जैसे भारतीय संसद में जो निम्न सदन है लोकसभा, उसकी कुल सदस्य संख्या 543 है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई संविधान में संशोधन करना है, किसी नए राज्य का निर्माण करना है, या किसी विधान परिषद का निर्माण करना है, या संसद की प्रक्रिया में परिवर्तन करना है, या दूसरी अनुसूची में कोई परिवर्तन करना है। ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये ऐसे प्रावधान हैं जिनको इस साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान आता है और जिस दिन ये संशोधन का प्रस्ताव संसद में आता है, लोकसभा में आता है, उस दिन मान लीजिए 100 सदस्य उपस्थित होते हैं।
लोकसभा की कुल सदस्य संख्या तो कितनी है? 543। और हमें कोई संविधान में संशोधन करना है, उस दिन 100 सदस्य आते हैं। तो 100 सदस्यों का साधारण बहुमत कितना होता है? 100 सदस्यों का साधारण बहुमत कितना होता है? 100 सदस्यों का साधारण बहुमत कितना होता है? 100 का आधा और प्लस 1, यानी 100 का आधा कितना हो गया? 50 हो गया, और प्लस 1 कितना हो गया? 51। तो अगर 100 सदस्य उपस्थित हैं और उनमें 51 सदस्य किसी विधेयक, संशोधन विधेयक के पक्ष में वोटिंग करते हैं, तो वो विधेयक पारित माना जाता है। तो ये होता है साधारण बहुमत। यानी साधारण बहुमत का साधारण सा अर्थ क्या है? सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत। अब सदन में 100 सदस्य हैं तो साधारण बहुमत 51 हो गया। सदन में मान लीजिए 200 सदस्य हैं, सदन में किसी दिन 200 सदस्य हैं तो साधारण बहुमत 101 हो गया। सदन में 300 सदस्य हैं तो साधारण बहुमत 151 हो गया। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं भारतीय संविधान में जिनको साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है, यानी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, लचीले तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए ये प्रावधान है, किसी राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन करना हो, नए राज्य का निर्माण करना हो, नए राज्य का निर्माण करना हो, द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन करना हो। द्वितीय अनुसूची में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका वेतन दिया गया है। तो इनसे संबंधित जो प्रावधान है उनमें संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत से होते हैं। फिर 5वीं अनुसूची हो या 6वीं अनुसूची हो, या संसद की भाषा में परिवर्तन करना हो, संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों को बढ़ाना हो, कम करना हो, तो इसमें साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जो दूसरा तरीका है संविधान के संशोधन का, वो कठोर तरीका है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो तरीका दिया गया है ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों दिए गए हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के 2 प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में यहां 2 शर्तें आती हैं। पहली, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्य संख्या का बहुमत। और दूसरी शर्त इसमें आती है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन करने की पहली प्रक्रिया तो ये दी गई है, जिसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए और साथ में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। इस विशेष बहुमत के द्वारा
संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संशोधित किया जाता है और ये प्रक्रिया कठोर प्रक्रिया है। किसकी तुलना में? जो साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया थी उसकी तुलना में। तो यहाँ पर विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? सदन की कुल सदस्य संख्या 543 है। अब 543 का बहुमत कितना होता है? 543 का आधा और आधे से एक ज्यादा, यानी 272 सदस्य। अगर हमें किसी संविधान के प्रावधान में संशोधन विशेष बहुमत से करना है तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? पहली शर्त के अनुसार 272, क्योंकि सदन की कुल सदस्य संख्या कितना है? 543। 543 का बहुमत कितना होगा? 543/2 प्लस 1। 543/2 प्लस 1, तो ये 272 आता है। दूसरी जो शर्त दी गई है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत है। अब मान लीजिए किसी दिन, जिस दिन ये प्रस्ताव ला रहे हैं संशोधन का, उस दिन 300 सदस्य उपस्थित होते हैं, तो 300 का 2/3 बहुमत कितना होता है? 300 गुणा 2/3, तो ये होता है 200 सदस्य। तो दूसरी शर्त के अनुसार बहुमत कितना चाहिए? 200 सदस्य। ठीक है। किसी प्रस्ताव में संशोधन करना है, किसी विधि में संशोधन करना है या संविधान में संशोधन करना है, तो कितने सदस्य आवश्यक होंगे? 272 सदस्य आवश्यक होंगे, क्योंकि 272 सदस्य पक्ष में मतदान करेंगे तो ये शर्त भी पूरी हो रही है और ये शर्त भी पूरी हो रही है। अगर 200 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं तो ये शर्त तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन ये शर्त पूर्ण नहीं होती। इसलिए ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ी कठोर मानी जाती है। हमारे मूल अधिकारों में संशोधन करना हो, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना हो या संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 368 अनुच्छेद में दी गई है। 368 अनुच्छेद में दूसरी जो प्रक्रिया दी गई है उसमें क्या चीजें आती हैं? देखिए, जो दूसरा संशोधन का तरीका है 368 में, उसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी जरूरी होता है। विशेष बहुमत जो हमने यहां पहले लिखा था, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये तो हमने जो अभी देखा था, इसके साथ में आधे राज्यों की सहमति और चाहिए। आधे राज्यों की विधानसभाओं की, आधे राज्यों की विधान सभाओं की सहमति भी चाहिए। तो ये सब संविधान में संशोधन करने की सबसे कठोर प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के द्वारा कौन से भागों में संशोधन किया जाता है? तो ऐसे प्रावधान जो संघ और राज्यों को प्रभावित करते हैं, राज्यों के संबंधों को प्रभावित करते हैं, यानी संघीय व्यवस्था से संबंधित जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जाता है, जो कि बहुत जटिल प्रक्रिया है। अब इसमें यहाँ विधानसभाओं के जो सहमति चाहिए, विधानसभाओं की सहमति साधारण बहुमत की चाहिए। विधानसभाओं से सहमति लेने का कोई निश्चित टाइम नहीं है। तो इस तरीके से कौन कौन से प्रावधानों में संशोधन किया जाता है? तो देखिए, पहला प्रावधान है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा प्रावधान है संघ और राज्यों की कार्यपालक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। इसमें कोई बदलाव करना हो तो इस प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। और अनुसूची 4, अनुसूची 7। अनुसूची 4
राज्यसभा में सदस्यों की सीटों का आवंटन दिया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन दिया गया है जो संघीय व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो इसी तरीके से परिवर्तन करना पड़ेगा, इसी तरीके से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और साथ ही अनुच्छेद 368 इसमें भी स्वयं में अगर कोई परिवर्तन करना है तो ये कठोर तरीका अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की लचीला तरीका भी उपलब्ध है और कठोर तरीका भी उपलब्ध है, दोनों में समन्वय किया गया है। अगली विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 326 ये कहता है कि संसद और विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होगी वो बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार रखता है। हालांकि कुछ स्थितियों में व्यक्ति को मतदाता होने से रोका जा सकता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति चित्त विकृत है, अगर कोई व्यक्ति अपराध, भ्रष्ट एवं अवैध आचरण में लिप्त है, या कोई व्यक्ति अनिवासी है, भारत का निवासी नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति को इन आधारों पर मतदाता होने से रोका जा सकता है। और भारतीय संविधान में, मूल संविधान में मतदान करने की आयु 18 की जगह 21 वर्ष थी, लेकिन 61 में संविधान संशोधन 61 में संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से ये लागू हुआ था। तो इसके द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका, जिनको हम बहुत विकसित और लोकतांत्रिक देश मानते हैं, उन्होंने, अमेरिका ने तो अपने आज़ाद होने के 250 साल बाद में मताधिकार, सार्वभौम मताधिकार दिया था। अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार मिला था 1920 में, और अश्वेतों को मताधिकार का अधिकार दिया था, अश्वेतों को मताधिकार दिया था 1964 में अमेरिका में। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार 1928 में दिया था। ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार कब दिया था? 1928 में। जबकि भारत ने संविधान के लागू होते ही सभी को सार्वभौम मताधिकार दे दिया। इसलिए भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। आप जानते हो भारत में संघात्मक शासन है, तो संघात्मक शासन होने के कारण क्या होना चाहिए? संघात्मक शासन में एक केंद्र होता है, दूसरा राज्य होता है। तो संघात्मक शासन होने के कारण हम सोचते हैं कि व्यक्ति के पास एक तो संघ की नागरिकता होगी, दूसरे राज्य की नागरिकता होगी। लेकिन भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। वो इसलिए दी गई है ताकि राष्ट्रीय एकता में बाधा न बने। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने कई प्रकार की सांप्रदायिकता की समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, विषमता की समस्या थी, बहुलता थी। तो इसके कारण सभी नागरिकों में बंधुता बढ़ाने के लिए और राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए एकल नागरिकता प्रदान की गई थी। एकल नागरिकता देने से फायदा ये हुआ कि जो नागरिक थे वो भारतीय नागरिक थे, और भारत के चाहे किसी राज्य का व्यक्ति हो या भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, उसको एक समान नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हुई।
ये एकल नागरिकता का फायदा भारतीय लोगों को मिला। चाहे वो व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, उसको एक समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। जबकि अमेरिका जैसे जो संघ शासन वाले राज्य हैं, वहां पे दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में जो कोई भी व्यक्ति होता है वो अमेरिका का नागरिक भी होता है और वहां के किसी राज्य का नागरिक भी होता है, तो वहां पे दोहरी नागरिकता है। अगली विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का भी प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। तो किसी देश में आपातकालीन प्रावधान क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा, संविधान की रक्षा के लिए आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान आपवादिक प्रावधान है। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उत्तर देते हुए कहा कि ये आपातकालीन जो प्रावधान है ये संविधान में एक मृतप्राय प्रावधान की तरह रहेंगे, किसी अपवाद में ही इनका उपयोग किया जाएगा। जब देश पर किसी प्रकार का संकट आता है तो केंद्र की सरकार बिना संविधान में संशोधन किए शक्तिशाली रूप धारण कर लेती है और राज्य सरकारों के सारे अधिकार अपने पास रख लेती है ताकि उस संकट से वो समाधान कर सके, संकट से आसानी से निपट सके। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। पहला अनुच्छेद 352 में, दूसरा आपातकाल है अनुच्छेद 356 और तीसरा आपातकाल दिया गया है अनुच्छेद 360 में। पहला जो आपातकाल है उसके लिए संविधान में आपात की घोषणा शब्द काम में लिया गया है, जबकि हम लोकप्रिय रूप से इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है? इसके लगाने के संविधान में 3 आधार बताए गए हैं। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधारों पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। सशस्त्र विद्रोह नामक जो शब्द है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। इससे पहले इसकी जगह जो शब्द था वो था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। तो ये शब्द संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। आंतरिक अशांति शब्द था जिसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश में युद्ध की आशंका हो या युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या आशंका हो, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या आशंका के आधार पर भी राष्ट्रपति लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही की जा सकती है। ये प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मंत्रिमंडल नामक जो शब्द है वो भी संविधान में सिर्फ एक ही जगह काम में लिया गया है, वो है अनुच्छेद 352। इस अनुच्छेद में सिर्फ मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द काम में लिया गया है, बाकी अन्य जगह मंत्री परिषद शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो मंत्रिमंडल अगर राष्ट्रपति को लिखित रूप से सलाह देगा तो ही राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेगा, अन्यथा राष्ट्रपति आपात की घोषणा नहीं करेगा। ये प्रावधान इसलिए किया गया था क्योंकि 1975 में
जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था तो उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से बिना सलाह किए ही राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह दे दी थी। इसलिए ये प्रावधान संविधान में बाद में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक देश में 3 बार लगा है। पहली बार लगा था 1962 में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरी बार लगा था 1971 में, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। और तीसरी बार आपातकाल लगा था 1975 में, जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो इन 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। पहला आपातकाल चला था 1968 तक और दूसरा और तीसरा आपातकाल चला था 1977 तक। पहले जो 2 आपातकाल लगे थे वो बाह्य युद्ध के आधार पर लगे थे और जो तीसरा आपातकाल लगा था वो आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है उसको बोलते हैं बाह्य आपातकाल, और आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है उसको बोलते हैं आंतरिक आपातकाल। तो इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक आपातकाल 1975 में लगाया गया था। इससे पहले जो 2 आपातकाल लगे थे उनको क्या बोलते हैं? बाह्य आपातकाल। आपातकाल लगने का प्रभाव क्या होता है? आपातकाल लगते ही जो हमारा संघात्मक संविधान होता है वो एकात्मक संविधान में बदल जाता है। राज्य सरकारों के पास जो शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं और आपातकाल लगते ही मूल अधिकारों का भी निलंबन हो जाता है। हाँ, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है। वो दोनों अधिकार किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन आपातकाल में नहीं होता है। इन दोनों को छोड़कर सारे आपातकाल का सारे मूल अधिकारों का निलंबन आपातकाल में किया जा सकता है। ये प्रावधान भी संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। दूसरा आपातकाल है अनुच्छेद 356 में दिया हुआ। दूसरा आपातकाल अनुच्छेद 356 में दिया गया है जिसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। 356 में जो आपातकाल लगता है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, इसका क्या नाम है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता, और इसको लोकप्रिय रूप से क्या नाम देते हैं? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, संविधान में जो शब्द काम में लिया गया वो है संवैधानिक तंत्र की विफलता, और लोकप्रिय रूप से हम इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 में दी गई है। अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है या संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा की जाती है, इसके 2 आधार हैं। पहला आधार दिया गया है अनुच्छेद 355 में और दूसरा आधार दिया गया है अनुच्छेद 365 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अनुच्छेद 355 क्या कहता है? अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ सरकार का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे और राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले। तो अनुच्छेद 355 अनुच्छेद 355 संघ सरकार पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि उसका शासन संविधान के उपबंध के अनुसार चले। अगर उसका शासन
या किसी राज्य सरकार का शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलता है तो संघ सरकार के पास ये शक्ति है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो पहला आधार तो 355 में है। दूसरा आधार है राष्ट्रपति शासन लगाने का 365 में। 365 में ये कहा गया है कि संघ राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो संघ सरकार के निर्देशों का पालन करे। अगर कोई राज्य सरकार संघ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो वहां भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे सामने संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने के दो आधार मौजूद हैं। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति शासन का उपयोग 100 से ज्यादा बार हो चुका है। हाँ, इस अनुच्छेद के तहत अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। ज्यादातर राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया गया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता का अर्थ है कि अगर राज्य विधानसभा का सत्र 6 महीने के अंतराल पर नहीं बुलाया जाता है, अगर राज्य का बजट पारित नहीं होता है, अगर राज्य के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और फिर भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो इन सभी स्थितियों को राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में देखा जाता है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तीसरा जो प्रावधान है आपातकाल का, वो अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की चर्चा करता है। वित्तीय आपातकाल जो कि देश में एक बार भी नहीं लगाया गया है। जब देश की वित्तीय स्थिति खतरे में हो या देश की वित्तीय शाख खतरे में हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अनुच्छेद 360 में दिया गया है, जो अभी तक एक बार भी काम में नहीं लिया गया है, यानी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगली विशेषता है मूल अधिकार। भारतीय संविधान लिखित है और भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं जो कि अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो एक सलाहकार समिति का निर्माण किया गया। सलाहकार समिति के नीचे 5 प्रकार की उप समितियां थी। उनमें एक समिति थी मूल अधिकार उप समिति। समिति का क्या नाम था? मूल अधिकार उप समिति। ये मूल अधिकार उप समिति सलाहकार समिति का ही भाग था और इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। तो जे.बी. कृपलानी ने के पास मूल अधिकारों को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत करने का जिम्मा था। तो इन्होंने बहुत सारे मूल अधिकार इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे देशों के मूल अधिकारों का अध्ययन किया और ड्राफ्टिंग समिति के सामने लाकर रख दिए कि ये इतने सारे मूल अधिकार हैं। तो जब ज़्यादा मूल अधिकार हो गए तो संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने कहा कि भाई भारत की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है और भारत की प्रशासनिक क्षमता भी अभी पूरे दम से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए आप ऐसा करो, जो मूल अधिकार है उनको 2 भागों में बांट दो और 2 भागों में बांटने पर कुछ मूल अधिकार भाग 3 में रख दिए और कुछ अधिकार भाग 4 में रख दिए। भाग 3 में जो अधिकार रखे उनको वाद योग्य अधिकार कहा जाता है और भाग 4 में जो अधिकार रखे उनको अवाद योग्य अधिकार कहा जाता है। अवाद योग्य अधिकार कहा जाता है। तो भाग 3 में जो अधिकार रखे वो वाद योग्य क्यों है? क्योंकि इन अधिकारों को अगर अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। और भाग 4 में जो अधिकार रखे थे उन अधिकारों को अवाद योग्य अधिकार कहते हैं। ये अधिकार का अगर हनन होता है, कोई लागू नहीं करता है, तो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर
35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए हुए थे और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया और इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। अब भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान में अभी भी मौजूद हैं। पहला है समानता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। और तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया हुआ है। पांचवा मूल अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का मूल अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में अभी भी मौजूद हैं। हमारे मूल अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन मूल अधिकारों को क्रियान्वित करवाने के लिए भी एक अधिकार दिया गया है जो अनुच्छेद 32 वाला है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन सभी मूल अधिकारों को क्रियान्वित कराने का उपकरण है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इन मूल अधिकारों में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। भारत में जो मूल अधिकार दिए गए हैं और अमेरिका में जो मूल अधिकार हैं उनमें क्या अंतर है? अमेरिका के जो मूल अधिकार हैं वो तो निरपेक्ष मूल अधिकार हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारतीय मूल अधिकार सापेक्ष हैं, उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। भारत में मूल अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता, भारत में मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। भारत में मूल अधिकार किसकी स्थापना करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और भारत में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निरपेक्ष मूल अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24। इन मूल अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, कुछ मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त हैं, और मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड ने कहां से लिए हैं? स्पेन के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों पर भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के
निर्देश पत्रों का भी प्रभाव पड़ा है। भारत शासन अधिनियम 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश प्रपत्र थे जो गवर्नरों को दिए जाते थे। इनका प्रभाव भी भारत में नीति निर्देशक तत्वों पर पड़ा है। भारत में नीति निर्देशक तत्व भाग संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में किया गया है। इस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों को अवाद योग्य बताया गया है। अवाद योग्य, अवाद योग्य का अर्थ है कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और साथ ही अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों को शासन का मूलभूत बताया गया है। शासन का मूलभूत तत्व भी बताया गया है। यानी सरकार कोई भी नीति बनाते समय, कोई भी पॉलिसी बनाते समय, कोई भी कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करे, ये उसको कर्तव्य इसमें बताया गया है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वो कोई कानून नीति बनाते समय निर्देशक तत्वों से प्रेरणा ले। तो इस प्रकार अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति बताई गई है। अवाद योग्य है, इसका मतलब नीति निर्देशक तत्व क्या है? नैतिक हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? नैतिक है, ये बाध्यकारी नहीं है। सरकार के पास जब संसाधन होंगे, सरकार के पास जब प्रशासनिक मशीनरी मजबूत होगी तो इनको लागू कर सकती है, अन्यथा लागू नहीं करे, उस पर कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, उस पर नैतिक दबाव जरूर रहता है। जब अंबेडकर से पूछा गया कि इनके पीछे जब कोई विधिक शक्ति नहीं है तो इनको क्यों संविधान में रख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी सरकार सत्ता में आना चाहती है वो इन निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पीछे किस प्रकार की शक्ति है? राजनीतिक शक्ति है, जनमत की शक्ति इनके पीछे कार्य कर रही है। तो कोई भी सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती, ये अंबेडकर ने जवाब दिया था। नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत में कल्याणकारी राज्य की नींव भी रखते हैं। इसकी नींव रखते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा की जाती है। कल्याणकारी राज्य का मतलब ऐसा राज्य जो व्यक्तियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छा जीवन स्तर दे। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सामाजिक स्तर पर ऊंच नीच की भावना नहीं हो। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर शोषित नहीं हो, सभी लोगों का समान जीवन स्तर हो। तो इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। आप जानते हो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, तो लेकिन अगर व्यक्तियों को केवल अधिकार ही अधिकार दिए जाएं और कर्तव्य की बात नहीं की जाए तो पूर्ण समाज नहीं होता है। जिन लोगों के पास अधिकार होते हैं उन लोगों की राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और अन्य लोगों के प्रति जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसलिए आपातकाल के दौरान जब लोग सड़कों पर आ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि भी लोगों को उनके कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। और आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में जोड़े गए थे। मूल रूप से तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जो संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के आदर करने की बात करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, देश की रक्षा करने की बात करते हैं, और लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात करते हैं, हिंसा से दूर रखने की बात करते हैं, और महिलाओं के सम्मान रखने की लोगों से अपेक्षा की जाती है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य लोगों पर आरोपित किया गया है। नदी, वन्य जीव, इन सभी का संरक्षण करने की बात की गई है, और अपनी सोच को वैज्ञानिक रखने की बात की गई है, और सामुदायिक भावना का विकास करने की लोगों से मूल कर्तव्यों में अपेक्षा की गई है। हालांकि जैसे नीति निर्देशक तत्व हैं, वैसे मूल कर्तव्य भी वैधानिक प्रकृति इनकी नहीं है। इनका उल्लंघन करे तो किसी प्रकार के न्यायालय में नहीं जा सकते। हालांकि कुछ मूल कर्तव्यों को जैसे लागू करने के लिए कानून बनाया गया है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का कोई अगर अपमान करता है तो उसके लिए न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी रहता है, दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन मूल कर्तव्यों की जो प्रकृति है वो नैतिक प्रकृति ही है। केटी शाह नामक एक विद्वान थे हमारी संविधान सभा में। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। केटी शाह ने मूल कर्तव्यों को संविधान में रखने की बात की थी, लेकिन उस समय उनको मना कर दिया गया था। इसके बाद में अगली विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। आप जानते हो भारत में संघात्मक शासन है और 2 प्रकार की सरकारें काम करती हैं, संघ सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारतीय संविधान इस मामले में अनूठा है। वहां पे एक सरकार का तीसरा स्तर भी बनाया गया है स्थानीय सरकार के नाम से। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन, ये जो तीसरा स्तर है ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थानीय स्वशासन भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया था और संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन जोड़ा गया था। नगरीय स्थानीय स्वशासन भाग 9A जोड़ा गया था और अनुसूची जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची 12, जिसमें 18 विषय दिए गए थे। तो इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसको पंचायती राज के नाम से जानते हैं, या संविधान में इसके लिए शब्द है पंचायतें। क्या शब्द जोड़ा गया था? पंचायतें। अपन बोलचाल की भाषा में पंचायती राज बोलते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। और 74वें संविधान संशोधन
1992 के द्वारा नगर पालिकाएं शब्द जोड़ा गया था, जिसको बोलचाल या लोकप्रिय भाषा में नगरीय स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो इस प्रकार 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। क्योंकि ये संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी, संविधान के भाग 9A जोड़ा गया था, अनुसूची 12 जोड़ी गई थी, ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में सरकार का तीसरा स्तर है। हालांकि इसको तीसरा स्तर नहीं मान सकते, क्योंकि स्थानीय स्वशासन को जो शक्तियां दी जाती हैं वो राज्य सरकारों की दया पर छोड़ दी गई हैं। संविधान ने उनको विषय आवंटित नहीं किए। जो 29 विषय हैं, ये राज्य सरकार की दया पर है कि वो पंचायती राज को दे या नहीं दे। कुछ राज्यों में 2, 4, 5 ऐसे विषय दिए गए हैं, बाकी राज्यों में नहीं दिए गए हैं। इसी प्रकार नगर पालिकाओं को भी जो 18 विषय हैं, ये विषय राज्य सरकारों के पास हैं। राज्य सरकारें उनको दे तो दें, नहीं दे तो नहीं दे। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है कि यहाँ पर आधारभूत लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रावधान भी 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है, जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, वित्तीय समस्याएं आती हैं, राज्य सरकारों के द्वारा फंड को स्थानांतरित नहीं किया जाता है, अशिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इस प्रकार के मुद्दों के कारण ये अभी तक ज़्यादा सफल नहीं हुआ है। अगली जो विशेषता है, लास्ट विशेषता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, अमेरिकी संविधान से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसके ऊपर ही हमारी प्रस्तावना आधारित है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक तरीके से निचोड़ है, उसका सार है, या यूं कह सकते हैं कि भारत की प्रस्तावना भारत के संविधान का दर्शन है। दर्शन का मतलब भी क्या होता है? उसका निष्कर्ष या उसका सार। भारतीय संविधान के आदर्श, भारतीय संविधान के उद्देश्य सारे किससे पता चलता है? हमें प्रस्तावना से चलता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो भी उद्देश्य रखे थे संविधान में, उनका पता हमें प्रस्तावना को देखकर ही चल जाता है। प्रस्तावना से हमें संविधान के अंगीकृत होने की तिथि का पता चलता है। प्रस्तावना से हमें शक्ति के स्रोत का पता चलता है। प्रस्तावना से हमें शक्ति के स्रोत, शासन की प्रकृति कि भारत कैसा होगा, शासन की प्रकृति और संविधान के आदर्श और उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रस्तावना से संविधान को अंगीकृत करने की तिथि के बारे में जानकारी मिलती है। प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी कहा था। प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा और
कुंजी। आत्मा और कुंजी प्रस्तावना को किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र नाना पालकीवाला ने कहा। नाना पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। और के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है संविधान की प्रस्तावना के बारे में? कि ये संविधान की जन्म कुंडली है। तो हमारे संविधान को समझना हो, उसको देखना हो, उसके आदर्शों को देखना हो, उद्देश्यों को देखना हो, संविधान निर्माताओं के सपने को देखना हो, तो हमें किसको देखना पड़ेगा? हम प्रस्तावना को देखकर समझ सकते हैं कि संविधान निर्माता भारतीय लोगों को क्या देना चाहते थे। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता वो देना चाहते थे। अब प्रस्तावना पर कई बार विवाद होता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पर अलग अलग निर्णय हैं। एक महत्वपूर्ण वाद है बेरूबाड़ीवाद 1960 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संविधान का प्रस्तावना भाग नहीं है। बेरूबाड़ीवाद 1960। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। और फिर 1973 का केशवानंद भारती वाद है। उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन में हुआ है और 3 शब्द इसके माध्यम से ये शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान ने कब अंगीकृत किया था? 17 अक्टूबर 1949 को संविधान के द्वितीय वाचन के आखिरी दिन प्रस्तावना को भारतीय संविधान ने स्वीकार किया था। नेहरू जी भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं पर 2 महान क्रांतियों का प्रभाव मानते हैं। पहला फ्रांस की क्रांति और दूसरा सोवियत संघ की क्रांति। नेहरू जी मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति से भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों का प्रभाव पड़ा है और सोवियत संघ की क्रांति से सामाजिक और आर्थिक न्याय लिए गए हैं। तो नेहरू जी ऐसा मानते हैं कि इन 2 क्रांतियों का प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर पड़ा है।